और क्या, मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन जब खुद से आएगा तभी कुछ हो सकता है। रियल मोटिवेशन होना चाहिए, तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे, आई विल, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करा देंगे आज से। मैं करूंगा तो फिर भी नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मनिल सर, लव यू ऑल, टेक केयर। प्यारे बच्चों, नम्रता गुड इवनिंग, पार्थ मौर्य गुड इवनिंग। अभी एसटी एटम करने जा रहे हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं एसटी का एटम। पूरा बढ़िया से एक एक चीज बताता हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो बात हम करने जा रहे हैं। सो गाइस, वैसे मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि दो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, तुम ना सच में पढ़ते हो? ऐसे ईमानदारी से बताओ, पढ़ाई में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी पढ़ते हैं? गुड गुड। अरे नहीं यार, मतलब पता होना चाहिए ना। क्योंकि यार देखो, डेली आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो इसमें मजा नहीं है। हेलो प्यारे बच्चों, हेलो प्रियंका, बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया। मेरा आज एग्जाम था फिजिक्स का, सारा सर से कराया हुआ आया। वेरी गुड वेरी गुड। अरे सब कुछ कराएंगे, अभी देखो डेरिवेशन करा देंगे, सब करा देंगे, बेफिक्र रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, करते रहो करते रहो। जितना भी हो सकता है, जिस टाइम भी हो सकता है, क्लासेस होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे प्लीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में खास बात क्या है समझिए। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बोलूंगा वो पढ़ लो, पेपर में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से थ्योरी भी आती है। देखिए, हम अब वो बुद्धुओं वाली बात नहीं करेंगे कि एटम बहुत छोटा होता है, एटम से दुनिया बनी है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब बातें नहीं करेंगे। हम सीधा काम की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने पढ़ाया है कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ एटम। डिस्कवरी से ना आज तक क्वेश्चन आया है ना आएगा, स्कूल एग्जाम में कोई नहीं पूछता डिस्कवरी के बारे में। हाँ, फिर आता है कि भाई मॉडल्स ऑफ एटम कौन कौन से बने। मैं आपको ऐसे मजे ले रहा हूं, 2 मिनट आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या है। फिर मॉडल ऑफ एटम पढ़ने के लिए आपको बोलेंगे। फिर मॉडल ऑफ एटम में आप लोग जानते हो, डेल्टन साहब का मॉडल आया, वो फिर याद है आपको रदरफोर्ड का मॉडल आया। जो फेमस नाम वो ले रहा हूं मैं, बीच में वो भी तो आया तरबूज वाला, याद है आपको, थॉमसन वाला। लेकिन हम फेमस का नाम ले रहे हैं, डेल्टन, थॉमसन, फिर हमारा रदरफोर्ड, फिर बोर्स, बहुत सारे नाम है। ऐसे बहुत सारे नाम है जो फेमस भी नहीं है, हम तो फेमस के नाम ले रहे हैं। तो सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली हल्का हल्का जानना है। एक तो रदरफोर्ड साहब के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में जानना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। और दूसरा आपको जानना होता है बोर साहब के बारे में, बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में।
इन्हीं दो के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और आपको बता दूं, रदरफोर्ड के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बोर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन कम चांस है, पर इसके ऊपर आ सकता है, पर इसके ऊपर नहीं आता है। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग, 3 टॉपिक से ही आता है। देखिए, बोर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, 4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है। बाकी हम जितना भी बकवास कर ले वो बकवास में ही कहलाएगा। तो अभी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में जानेंगे बाद में। पहले इस चैप्टर के हम कुछ बेसिक्स बातों को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स बातों को पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर में बेसिक बात क्या है कि एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना लेट क्यों? शादी में गए थे? उधर हो जाओ भाई, इतनी जगह है यार। 500 लोग बिठाए हमने इस कमरे में, अभी तो 1000 ही बच्चे हैं। और रास्ते पे मत बैठा करो, इधर बैठो। प्रतीक, भैया को बैठने दो वहां। प्रतीक, यहाँ बैठ जाओ, इधर 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 करके, उन्हें दीदी को दिखाई नहीं देगा। गुड, शाबाश बेटा। चलिए देखिए, तो इस चैप्टर की बेसिक क्या है कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कार्बन लिखा है तो नीचे 6 ऊपर 12, कार्बन 612, बात खत्म। कार्बन 612, बात खत्म। यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। जैसे आपने देखा होगा कई बार नाइट्रोजन लिखा है तो यहां 7, यहां 14। तो किसी भी न्यूक्लियस को या किसी भी एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर इस 6 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। मैं आपको बता दूं, एटॉमिक नंबर। तो ये 7 भी क्या है, एटॉमिक नंबर। और ये होता है मास नंबर बेटा, ये मास नंबर है, मास नंबर। तो कार्बन का मास नंबर सब जानते होंगे 12 होता है, और नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 14। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। पूरा नाम क्या है, एटॉमिक, एटम का मास नंबर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल। अगर हम मान ले कोई एटम है X, तो नीचे होगा Z, ऊपर होगा A। तो Z का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और A का मतलब क्या होता है, मास नंबर। अब देखिए, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ध्यान, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता होगा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम के अंदर। तो मतलब मैं आपसे बोलूं कि ये 6 का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। 6 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और 6 का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तब नंबर चेंज हो सकता है। मान लो मैंने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, फिर तो 2 ही बचेंगे ना। तो अगर हम छेड़खानी ना करें तो 6 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो जेड है, जेड, ये जेड आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और ये एटॉमिक मास नंबर के बराबर है। लेकिन एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है बताओ, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो हम न्यूट्रॉन की तो बातें नहीं करी हमने। तो अगर आप ए में से जेड को माइनस कर दोगे, ए माइनस जेड, तो ये आपका न्यूट्रॉन बन जाएगा, न्यूट्रॉन। तो पहली बेसिक बात इस चैप्टर की हमने कर ली कि एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करने से ए माइनस जेड न्यूट्रॉन देता है। फिर इस चैप्टर में जो अगला बेसिक बात है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना, ईएम वेव के बारे में पढ़ना। अब देखिए, ईएम वेव का थोड़ा फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, बेसिक्स बातें हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रो, एम का मतलब यहां पर है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव। अच्छा, इस चीज के बारे में आपको पता लगेगा इन फ्यूचर, जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता लगेगा। पर फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखो, यहां पर इलेक्ट्रो है, यहां मैग्नेटिक है, यहां वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है पहले समझिए। यहां पर ई जो है ना, ई का मतलब है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई लोगों को यह भी पता नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, पहले वेट करो। यहां एम से आप मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और वेव का मतलब तो वेव होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, वेव मतलब एक प्रकार से पानी की लहरें जैसी होती है वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो, मान लो यहां पर एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, और दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल यहां है। तो इन दोनों में रिपल्शन होगा। अब हमें यह सोचना है कि रिपल्शन क्यों होता है।
क्योंकि मैग्नेट के अंदर से हम मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकला। क्या निकला? और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो भी करेंगे जिसकी वजह से रिपल्शन होगा, यानी रिपल्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो मान लीजिए यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव है, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा। क्यों रिपल्शन होगा? रिपल्शन इसलिए होगा क्योंकि यहां से पॉजिटिव निकलेगा, यहां से पॉजिटिव निकलेगा, यहां से पॉजिटिव निकलेगा, यहां से पॉजिटिव निकलेगा, दोनों में रिपल्शन होगा। दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। तो इस रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन की वजह से, मतलब ये जो रिपल्शन है किसकी वजह से है? तो हम बोलते हैं यहां से फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ना मैंने। देखिए, एक पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, दूसरे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिपल्शन होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। यानी ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी हो और मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी भी हो, जिसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी भी हो और मैग्नेट की प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी हो, वैसे वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात क्या होती है? खास बात ये होता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वाला, वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। कई लोगों को DIRN का मतलब नहीं पता होगा, बता दूं मैं, DIRN का मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक, यहां पर बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, बता दूं मैं आपको, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर, और दोनों मिलके किसके परपेंडिकुलर हो? बताओ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो पेन है, पेन जो बाहर निकल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये होगा डायरेक्शन। ये क्या होगा? डायरेक्शन। तो देखो, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पेन हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन तीनों में आपस में परपेंडिकुलर होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे खास बात क्या है? इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब क्या है? देखिए, हमारा जो सनलाइट है, हमारा जो सनलाइट है, मैं आपको समझाऊं। जैसे ये हमारा सन है, सन, और ये हमारा अर्थ, अर्थ। तो सन से लेके अर्थ तक, सन से लेके अर्थ तक ना, जो लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा। तभी तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, यहां पर वैक्यूम है तब भी लाइट आ रही है। तो सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब दुनिया में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए हैं। हीट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेड कलर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ब्लू कलर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्यूबलाइट से निकलने वाली लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के, और ये दोनों ही, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का साइन है, ये भी परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और इस वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि भैया देखो, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, इंफ्रारेड है, ये गामा रेज है, ये आपका वो वाला लाइट है, यूवी लाइट है, रेडियो वेव है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सबका एक कलेक्शन, एक चार्ट बनाना, चार्ट। तो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चार्ट दिया हुआ है, जिसमें बताया गया भैया ये आपका रेडियो वेव है, ये आपका लॉन्ग रेडियो वेव है, ये आपका अल्ट्रा वायलेट है, ये आपका माइक्रोवेव है, तो ये आपका विजिबल लाइट है, रेड ब्लू ग्रीन है, तो ये आपका गामा रेज है, तो ये आपका ये है वो है। तो वो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब कुल मिला के बात क्या है, हम प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी क्या थी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है, सन, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा लगता है कि सन के अंदर से रोशनी ऐसे निकलती है, लेकिन प्लैंक साहब का मानना था कि सन के अंदर से लाइट ऐसे टुकड़ों में निकलती है, टुकड़ों में। ये किसका मानना था? प्लैंक्स। ये किसका मानना है? दुनिया का। दुनिया ये मानती है, पर ये प्लैंक का मानना है। प्लैंक का मानना है कि जो भी रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन स्मॉल पैकेट्स में निकल रहा है, स्मॉल पैकेट्स में, और इस स्मॉल पैकेट को प्लैंक बोलते हैं फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू दुनिया, समझो फोटोन है ये, फोटोन। तो मैं बोल दे रहा हूं, किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो इन फ्यूचर कि फोटोन क्या होता है। फोटोन क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, सब एनर्जी है ना, एनर्जी, तो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन बोलते हैं। फोटोन बोलते हैं, या इसको कई बार हम क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम। तभी इसका नाम है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। या तो फोटोन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? क्वांटम। तो ये दुनिया मानती है कि सनलाइट ऐसे निकलती है लगातार, कंटिन्यूस। प्लैंक का मानना था कि जो रेडिएशन है डिसकंटिन्यूस है। क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, रेडिएशन radiates discontinuously in the form of small packet of energy called photon. तो रेडिएशन travels in the form of small packet of energy called photon. तो ये देखो, ये सब कोई पूछेगा नहीं आपसे, बताओ भाई प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या है। ये सब मैंने बोल दिया ना आपको। हाइजेनबर्ग पूछेंगे आपसे, डी ब्रॉगली पूछेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछेंगे, बोर्ड्स पूछेंगे, बस 4 चीज। ये सब तो नौटंकी चल रही है, तो नौटंकी में पार्टिसिपेट करो मेरे साथ, ठीक है। अब मेरी बात समझ में आ गया। तो ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी। प्लैंक्स कहता है कि ये फोटोन है, फोटोन को हम क्वांटम भी बोलते हैं। अब बात है, अब फोटोन की एनर्जी की बात करते हैं, फोटोन्स की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की हम बात करने जा रहे हैं, जिसका बहुत इस्तेमाल करेंगे हम, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बोला गया H इंटू में फ्रीक्वेंसी। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। कई लोग ऐसा लिखते हैं किताबों में, H न्यू लिखते हैं, पर इसको हम, कई बार आवाज चली जाती है ना, नहीं समझे, तो H इंटू म्यू लिखते हैं कई लोग, हम तो H इंटू F लिखेंगे, जहां F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब कई सारे बच्चों को दर्द हो रहा होगा इधर उधर, तो मैं बता दूं, यहां पर H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34। H का मतलब है प्लैंक्स का कांस्टेंट, क्योंकि ये प्लैंक्स की थ्योरी थी ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी क्या मतलब है कि जो रेडिएशन का एक फोटोन होता है, एक फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी होती है H इंटू F। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी बात याद दिला दूं कि जब भी आपको कोई वेव दिखाई दे तो समझ लेना वेव, तो इस वेव के पास क्या क्या चीजें होती है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक। तो वेव अगर यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां गया है, तो यहां से यहां तक के लेंथ को हम लैम्डा बोलते हैं, और ये वेव का लेंथ होता है, वेव लेंथ। अब दोस्तों वेव देखो, यहां से स्टार्ट करके पूरा घूम के दोबारा उसी लेवल पे आ गया, सेम लेवल पे आ गया, तो इसको बोलते हैं कि भाई यहां से यहां तक का जो टाइम है वो कैपिटल टी होगा। इसका मतलब होता है टाइम पीरियड। और दोस्तों वेव जब आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होती है, तो यहां पर जो स्पीड है उसको हम c बोलेंगे, क्योंकि ये लाइट वेव है, तो लाइट वेव की स्पीड c होती है, और c की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, रिलेशन ऐसे निकाल सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड को आप c बोल रहे हो, और डिस्टेंस को आप वेवलेंथ बोल रहे हो। लेंथ मतलब डिस्टेंस, वेव लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, और टाइम को आप कैपिटल टी बोल रहे हो। और मजाक मजाक में याद दिला दूं कि 1/t को हम प्यार से फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो 1/t यहां पर फ्रीक्वेंसी बन जाएगा मित्रों। तो c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आप याद रखना। और यहां से रिलेशन क्यों याद रखना हमें, देखो अगर हम यहां से चाहे तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा c अपॉन में वेवलेंथ। अभी हमें क्या समझा रहा है समझना, देखो अगर यहां से हमने फ्रीक्वेंसी निकाला तो वो c अपॉन में वेवलेंथ है। ये हमें सिखा रहा है अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और अगर किसी का वेवलेंथ कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा।
यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चाहे तो ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन है, इसको हम ई बोलेंगे एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है एक फोटोन के लिए, ध्यान रखना ये है एक फोटोन के लिए, फॉर वन फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी होती है एच, ई इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों छोटी छोटी बातें मैं आपको बता दूं, अगर हम चाहे तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा, जो मैंने पीछे ड्राइव किया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। तो एस सी अपॉन में लैम्डा भी एनर्जी, एस सी अपॉन में लैम्डा भी एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है एक फोटोन के लिए है। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ फोटोन है तो मैं क्या करूंगा, अगर एन है नंबर ऑफ फोटोन तब मैं क्या करूंगा दोस्तों, तब मेरे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, अगर बहुत सारे फोटोन तो एन इंटू एच एफ, जहां पर एन है नंबर ऑफ फोटोन। कई बार दोस्तों एग्जाम में ना क्वेश्चन घुमा के आता है, तो एक फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा याद करवा रहा हूं, 12th में ज्यादा काम आएगा। वो फॉर्मूला ये होता है कि पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एच इंटू में फ्रीक्वेंसी। समझे मेरी बात को? और चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी को खोल के भी लिख सकते हो सी अपॉन में लैम्डा। तो कई बार पावर देंगे आपसे और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड पूछेंगे। क्या पूछेंगे आपसे? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये 12th में है, 12th में आएगा अच्छे से। अभी तो इतना ही है जो भी है। तो इस प्रकार से हमने सारे टॉपिक को बढ़िया से देख लिया, बेसिक टॉपिक को। अब दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए लाइट को लेके ना विवाद हुआ कई बार। देखिए लाइट को लेके, लाइट या फिर बोल सकते हो ईएम वेव को लेके, लाइट को लेके चलो, तो लाइट को लेके ना विवाद हुआ कि लाइट पार्टिकल जैसा है, एक सेब जैसा है, या पानी की लहर जैसा है, वेव जैसा है। ऐसा मानो लाइट को लेके विवाद चल रहा था कि लाइट का जो नेचर है, नेचर ऑफ लाइट की बात करने जा रहे हैं हम लोग, 12th में पढ़ोगे अच्छे से। नेचर ऑफ लाइट को लेके विवाद हुआ कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर का है कि लाइट हमारा वेव नेचर का है, ये विवाद चल रहा था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला लाइट वेव नेचर का है। तो एक साइंटिस्ट ने आके बोला कि लाइट के डुअल नेचर है। क्या है? तो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट में क्या है, लाइट को हम पार्टिकल की तरह भी देखते हैं, लाइट को वेव की तरह भी देखते हैं। लाइट को पार्टिकल की तरह कब देखते हैं? जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लाइक हमारा जो एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब हम लाइट को पार्टिकल नेचर मान के स्टडी करते हैं। और एक और होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बीबीआर बोलते हैं, ब्लैक। जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी करते हैं, तब हम लाइट को एज अ पार्टिकल नेचर मान के चलते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर है इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। और भी हो सकता है, पर फिलहाल हम इतनी ही बातें कर रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। अब दोस्तों अब कहानी है कि लाइट का वेव नेचर हमें 12th में पढ़ना होता है, वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में। फिर बता रहा हूं, जैसे हमारा क्या होता है इंटरफेरेंस नाम, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स के नाम बता रहा हूं आपको, एक्सपेरिमेंट्स। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में लाइट का वेव नेचर देखा गया है, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, ठीक है, पोलराइजेशन, ये सब आप 12th में पढ़ने वाले हो, मेरे से ही पढ़ोगे, बेफिक्र रहो। तो कुल मिला के लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। फिलहाल हम लाइट का पार्टिकल कौन सा नेचर देखने जा रहे हैं? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर में हमें जो इस सिलेबस में हमारे पास है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फटाफट पढ़ा देता हूं। ये सब भी 12th में है, तो 11th में हमसे पूछा नहीं जाता ज्यादा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक वर्ड दिख रहा होगा फोटो। यहां पर फोटो का मतलब होता है फोटोन मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक का मतलब यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों फोटो का मतलब फोटोन है, फोटो का मतलब फोटोन है, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो फोटोन से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये फोटोन का मतलब क्या बताओ? लाइट। याद है, बताया था मैंने अभी कि लाइट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसको हम फोटोन बोलते हैं। तो लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। मैं समझाता हूं। लाइक हमने यहां पर ना मान लीजिए मेटल लिया, लाइक हमने सोडियम मेटल ले लिया, सोडियम पोटेशियम जो मर्जी ले लो।
सोडियम और या पोटेशियम का मेटल है, तो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहां से सूरज की रोशनी भेज रहे हैं, यहां पर मान लीजिए सन है, सन, तो सन के अंदर से फोटोन गया, ये फोटोन है, एक फोटोन, एक बार में एक फोटोन ही जाएगा ना, लाइन से लगे हुए ना, तो मान लो एक फोटोन गया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी, क्या मिल गई? एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी मशक्कत करता है, क्या करता है? मतलब इसको पहले सरफेस से निकलना पड़ेगा ना, यहां से मेटल से निकलना भैया, मेटल से। तो देखो मान लो हमने यहां पर 100 जूल का फोटोन भेजा, यहां से हमने 100 जूल का फोटोन भेजा, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला 100, लेकिन कुछ एनर्जी तो सरफेस से निकलने में खर्च हो जाएगा। तो मान लो 30 जूल की एनर्जी सरफेस से निकलने में खर्च हो गई और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो 70 जूल का एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर। यानी कि जब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो कुछ हिस्सा सरफेस तक आने में खर्च हो जाता है और बाकी लेके इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कुल मिला के हुआ क्या? फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी को कभी लिखना हो तो लिख सकते हो। डेफिनेशन होती है कि when photon of suitable energy, जो फोटोन ऑफ, दोबारा बोल रहा हूं, when photon of suitable energy strike to the metal surface, ejection of electron take place. ejection मतलब निकलना, ejection of electron take place, this is called photoelectric effect. अब ध्यान रखना बेटा, हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। मान लो कि आपने जो फोटोन भेजा है उस फोटोन की एनर्जी 10 जूल ही है, असल 10 जूल के हिसाब से यहां तक तो 30 जूल लगेगा, आपने भेजा ही 10 है, नहीं समझे भैया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मेहनत लगेगी ना, नहीं समझे? तो आपने 10 भेजा है और बाहर निकलने के लिए चाहिए 30, तो निकल पाएगा क्या? नहीं। आप अगर आपको भेजना ही है तो एक काम करो, 90 भेज दो। कितना भेज दो? 90 से क्या होगा? 30 यहां लग जाएगा और बाकी जो बच गया 60 लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, हमें एक मिनिमम एनर्जी मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों आइंस्टाइन साहब ने क्या क्या बातें बोली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके, हम बात करते हैं। तो आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि मान लीजिए आपने जो फोटोन भेजा है, फोटोन, उसकी एनर्जी है h इंटू फ्रीक्वेंसी, h इंटू फ्रीक्वेंसी, तो उसका कुछ हिस्सा यहां इस्तेमाल हो जाएगा। वो जो इस्तेमाल होगा उसका नाम उन्होंने रखा वर्क फंक्शन। क्या नाम रखा उसका? वर्क फंक्शन। इसके लिए 2 सिंबल चुने गए हैं, एक तो फाई नॉट, एक तो डब्ल्यू नॉट। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो मिनिमम एनर्जी लग रही है, खर्चा हो रहा है, उसको वर्क फंक्शन बोला गया है। तो मैं लिख देता हूं, इसका नाम होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कई बार वर्क फंक्शन को हम प्यार से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल देंगे इसको। तो अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्या बोलोगे? मिनिमम अमाउंट, कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो आइंस्टाइन साहब का मानना था कि अगर हम h इंटू एफ देंगे तो उसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो आइंस्टाइन साहब के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। आइंस्टीन साहब कह रहे हैं भैया देखिए आइंस्टीन साहब का मानना था कि जो हमारा h इंटू एफ है, जो ये h इंटू एफ है, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। जब ये h इंटू एफ जाएगा तो वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में टूट जाएगा। फिर इस फॉर्मूले को कुछ खोला गया, तो हम भी इस फॉर्मूले को खोलते हैं, तो ये h इंटू एफ होगा। अब देखिए ये भी एनर्जी है, वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों एक ही बात है, बस अलग अलग नाम है। वर्क फंक्शन को ही हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसका फॉर्मूला खोल के बोला गया, इसको लिखेंगे हम एच एफ नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी है तो उसको आप हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ी तो। अब यहां पर एफ नॉट के बारे में बताया गया
एफ नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता होगा इसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसके अंदर छिपी हुई फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन थी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, वैसे ही इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, या फिर इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड की स्पेलिंग गलत है, थ्रेशोल्ड। अब ठीक है, तो क्या सीखा हमने बेटा? डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने मुंह से बोल दिया है, और आपको इंटरेस्ट है तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इतना काफी है, इससे ज्यादा आपके लेवल पे नहीं पूछेंगे ज्यादा, वैसे भी इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। तो बेटा जब हम ये पढ़ लेते हैं ना, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ लेते हैं, तो हल्का सा ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी मैं आपको बता दूं। देखिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या है, देखिए इसको BBR बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए पहली बात तो ब्लैक बॉडी को समझिए, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो काला है, ब्लैक बॉडी वो होता है जिसके पास एब्जॉर्ब, जो 100% एब्जॉर्ब कर ले लाइट को, 100% एब्जॉर्ब कर ले रेडिएशन को। एक ऐसा बॉडी अगर इसमें टॉर्च भी मारोगे तो टॉर्च की रोशनी को खा जाएगा वो, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। या फिर हम किसी बॉडी को हीट करें और हीट करने पर उसके अंदर से हर प्रकार की रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसको भी ब्लैक बॉडी कहते हैं। पर सिंपल भाषा में कहूं तो ऐसा बॉडी जो हर प्रकार के रेडिएशन को खा जाए और हीट करने पर रेडिएशन लौटा दे, उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? द रेडिएशन रिलीज्ड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बात खत्म। अब दोस्तों इस चैप्टर में जब हम बेसिक बातें पढ़ लेते हैं तब हमें पढ़ना होता है रदरफोर्ड साहब का रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें बताया कि एक एटम के अंदर हैवी न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस। और दोस्तों उन्होंने बताया कि भैया ये जो न्यूक्लियस है इसमें होते हैं प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर प्रोटॉन है। मतलब फिलहाल इतना बोला गया था, रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज और हैवी है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज और क्या है? हैवी। और फिर हमने कहा भैया ये तो प्रोटॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन है। अब सुनो, फिर बोला गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में। इतनी कहानी हमारे रदरफोर्ड साहब ने हमें बोला था और बोला कि जो बीच का स्पेस है एटम वो खाली है। क्या है? खाली। तो मेन क्या बातें बोली रदरफोर्ड साहब ने कि भैया एटम खाली है, बीच में एक हैवी न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये रदरफोर्ड साहब ने बोला, लेकिन इनका जो मॉडल था वो फेल हो गया। इनका मॉडल जो है फेल हो गया। अब हमें यह सोचना है कि इनका मॉडल जो है वो फेल कैसे हो गया, इनके मॉडल का फेलियर कैसे आ गया। तो गाइज इनके मॉडल का फेलियर कैसे है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि देखो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बगल में ये ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कहते हैं कि भैया मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, मैक्सवेल कहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमते मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके अंदर से रेडिएशन निकलेगी। क्या निकलेगी? रेडिएशन। वो तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं किसी को खूंटे से बांध दूं और पीछे उसके धै मार के उसे गोल गोल घुमा रहा हूं तो एक टाइम तो आएगा ना, थक जाएगा, गिर जाएगा। वही वाली बात है कि अगर किसी को खूंटे से बांध को गोल गोल घुमाओगे तो थक जाएगा। वही वाली बात है। मान लो ऐसा ही कुछ कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, मैक्सवेल कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर से रेडिएशन निकलना स्टार्ट होगा। टाइम क्या आएगा? रेडिएशन निकलेगा ही निकलेगा। अब इसके अंदर से रेडिएशन निकलेगा तो एक टाइम कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो मैक्सवेल साहब ने क्या बोला रदरफोर्ड को बोला भाई तू कह रहा है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा,
क्योंकि इसकी एनर्जी रेडिएट होगी। एनर्जी क्या होगी? फिर तो क्या बात रह गई, जब इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो कुल मिला के रदरफोर्ड साहब ना एक स्टेबल एटम नहीं बता पाए। क्या नहीं बता पाए? स्टेबल एटम कैसे है ये नहीं बता पाए। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्यों फेल हो गया बताओ? रदरफोर्ड was not able to explain the stability of atom. Rutherford was not able to explain the stability of atom. क्यों? Because if electron revolves around the nucleus, it will radiate energy. It will radiate, and electron will fall into the nucleus. Electron will. Hence, atom is not stable. Hence, atom is. So, Rutherford model failed. Rutherford model. तो अब बात आती है भाई, रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया तो कौन आया? फिर हमारे बोर्स साहब आए। कौन आया? बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स साहब ने हाइड्रोजन को लेके एक एटम दिया, इनका पूरा नाम था नील बोर। तो बोर साहब ने क्या बोला? बोर साहब ने बोला भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, मानना है तो मानो, नहीं मानोगे तो तेल लगाओ सरसों का। क्योंकि बोर साहब ने अपने पोस्टुलेट्स दिए। क्या दिए? पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा विचार है। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे सड़क गली मोहल्ले में क्या होता है, आंटी अपने विचार बांट रही होती है। नहीं, अगर किसी को बहुत तेज बुखार भी है तो बोले कि बेटा अदरक लो, लहसुन लो, मुंह में डाल दो, देखना कल तक तुम्हारा बुखार गायब, कल पता लग रहा है कि बंदा ही गायब। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे कुत्ते को काट ले, जैसे डीडीए और तुगलकाबाद एक्सटेंशन तक तो ठीक है। तुगलकाबाद गांव में अगर मेरा एक दोस्त है, उसको कुत्ते ने काटा, वो छीपा जानते हो क्या होता? छीपा प्लेट चिपकवा रहा है पेट में। अरे तुम नहीं समझोगे। अरे एक तरीका होता है, कहते हैं जहर निकाल रहे, कुत्ते का जहर प्लेट चिपका देते हैं छाती में, प्लेट में, कहते देखो जहर निकल रहा है, जहर निकल रहा है। तो वही है ना, वही वाली बात है कि जैसे वो सलाह दे रहे हैं, तो ये बोर साहब अपना सलाह दे रहे हैं, पोस्टुलेट्स है, मानना है तो मानो ना भाड़ में जाओ। तो आंटिया कहती ना भैया मैं तो कह रही हूँ, तुम मानो तो ठीक है, ना मानो तो हमारा क्या जा रहा है। तो वही वाली बात है। तो वही मान लो बोर साहब उस टाइम के आंटी है, और आंटी क्या कह रही है सुनो। तो है बेटा वो विदेशी है ना, विदेश में अंकल आंटी सब बराबर, पता नहीं है ये कहाँ रह रहा है, वहां सब चलता है, वहां नहीं देखते वो सब, पर्पस एक ही है, समझो विदेश में क्या आदमी क्या औरत सब ठीक है, ओके, कुत्ता बिल्ली सब बराबर चल रहा है आजकल। चलो ध्यान दो। तो पोस्टुलेट क्या था इनका, ध्यान दीजिए। तो इनका पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट था भैया देखो, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व, ये न्यूक्लियस है, तो इनका पहला, मैं बोल दे रहा हूं खुद लिखना है ये सब, ठीक है, या फिर नोट्स मिल जाएंगे मुनील सर ऐप पे, या मैंने ग्रुप में डाल रखा होगा। सुनो, इलेक्ट्रॉन, इनका पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पॉइंट देखो, पोस्टुलेट मतलब विचार। इनका पहला विचार क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, विदाउट एमिटिंग एनर्जी। ये कहते हैं कि एनर्जी एमिट ही नहीं होगा, विदाउट एनर्जी, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, विदाउट रेडिएशन। लो भाई, खेल ही खत्म। पिछला मॉडल इसलिए फेल हो गया था, क्योंकि रेडिएशन हो रहा था। अभी कह रहा रेडिएशन ही नहीं होता, जाओ। वो कह रहा क्यों? तेरी नहीं होता सीधा मतलब इसका मानना ये, वो ये आया ना मैक्सवेल कह रहा है क्यों भाई रेडिएशन क्यों नहीं होता, कह रहा है बेटा मानना है तो मान वरना तेल लगा। तो ये पहला इनका मॉडल, पहला सिस्टम ये था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा पर रेडिएशन नहीं होगा, दूसरा इनका ये मानना था कि देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ना अलग अलग बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, इवन इतने सारे ऑर्बिट होते हैं हम सोच भी नहीं सकते। न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है। क्या है? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है, और इनका मानना यह था कि हर, देखो जैसे यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी। एनर्जी क्यों फिक्स होगी बताओ? इसकी एनर्जी क्यों फिक्स होगी बताओ? क्योंकि एनर्जी रेडिएट नहीं हो रहा है। मान लो इसकी एनर्जी है 10 जूल, तो इसकी एनर्जी भी कुछ होगी। मान लो इसकी एनर्जी है 20 जूल, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी। मान लो इसकी एनर्जी है 15 जूल। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है और फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। अब इनका मानना यह था, मैं स्टेटमेंट दूंगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी
एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अभी 10 है ना, 10 और जाना उसको 15 पे है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और मान लो कोई 20 से 10 पे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट एमिटिंग एनर्जी। सेकेंड है इफ इलेक्ट्रॉन गोज लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल it absorbs energy, and if electron comes from high energy level to low energy level it radiates energy, release energy। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। अब देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या मैं आपको बता रहा हूं। इनका जो थर्ड पोस्टुलेट ये था कि देखिए एम वी आर एन एच बाई 2 पाई, मेन थर्ड पोस्टुलेट यही है। क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि मैं समझाने का प्रयास करता हूं और स्टेटमेंट बोल दूंगा। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट्स है, और मैं कहता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है अभी थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड किस ऑर्बिट में है? थर्ड। तो उन्होंने बोला ये एक फॉर्मूला है जो कहता है मास को, उसके स्पीड को और रेडियस को मल्टीप्लाई करो, यहां से यहां तक का रेडियस को m इंटू वी इंटू आर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 3h/2 पाई, क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर ये आंसर बराबर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा। नहीं समझे? अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में नहीं घूम रहा। तो n की वैल्यू आपको चुनना है। यहां पर n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 चलता रहता है। यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू रिवॉल्व ओनली इन दोस ऑर्बिट for which m into v into r is equal to nh/2 पाई। अगर इक्वल होगा तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा और इक्वल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। इलेक्ट्रॉन r इज रेडियस, r रेडियस है बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मास वेलोसिटी रेडियस ऑफ मास स्पीड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू nh/2 पाई, जहां पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और n की वैल्यू मैंने बता दिया। अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3h/2 पाई के बराबर होना चाहिए mvr। तो ये थर्ड पोस्टुलेट है जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। तो बोर्स के हमने सारे पोस्टुलेट्स देख लिए। अच्छा इसको मैं बता दूं, अगर किसी ने पढ़ लिया हो तो इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते, पता है आपको? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और इस पूरे को पी लो, इस पूरे को इकट्ठे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम एम क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पूरे को इकट्ठे वर्ड्स होते हैं, ये 12th में बहुत काम आएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों? हम लोगों ने सीखा बोर्स के सारे पोस्टुलेट्स, बोर्स के सारे पोस्टुलेट्स। तो ये था बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब दोस्तों इस चैप्टर में कुछ चीजें जो आपको सीखनी है फटाफट। पहला पॉइंट क्या है? देखिए अगर ये एक एटम है तो एटम का ये न्यूक्लियस होगा, सॉरी एटम का ये न्यूक्लियस है, तो यहां पर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं बेटा, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। अब देखिए हर ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। तो मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है या यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है या यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में कैसे पता लगाएंगे? प्लीज चुप हो जाइए। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? देखिए सिंपल है, -13.6 n स्क्वायर। एन हो गया कि भैया कौन सा आपका ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, 13.6 n स्क्वायर, और यहां पर होगा आपका जेड स्क्वायर। जेड का मतलब बता चुका हूं, एटॉमिक नंबर होता है। तो ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। ये जो एनर्जी आता है, ये आता है, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर हम E की वैल्यू बता दो आपको, E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 जूल। लेकिन अगर एक और फॉर्मूला होता है एनर्जी का जूल में, वो इतना होता है माइनस का 2.18 10 की पावर -18, वही n स्क्वायर और यहां पर जेड स्क्वायर। बस ये आंसर आएगा आपका जूल में। तो एग्जाम में कैसा पूछे वही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो पहला फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों इस चैप्टर का जो दूसरा फॉर्मूला है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो किसी भी ऑर्बिट का हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस, अगर मुझे रेडियस निकालना है तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा 52.9, नीचे आपका
जेड और यहां पर आपका एन स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आती है 52.9 वाली, पता किस में आती है? 10 की पावर -12 में। आई होप सो, चेक कर लेना एक बार। नैनो में, एंगस्ट्रॉम में आएगा या फिर उसमें आएगा, ड्राइव करना पड़ेगा। 0.5 टू 10 की पावर -2, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, देख लिया मैंने, इसी में आएगा। -10 है ना, इसी में आएगा। तो ये 10 की पावर -10 होता है बेटा, ठीक है, 10 की पावर -10 में आएगा। 10 की पावर 10 इज -10। तो n की वैल्यू क्या है आपको पता है, ऑर्बिट, और z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। तो z का मतलब एटॉमिक नंबर है। ये दो फॉर्मूले हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अब दोस्तों तीसरा, अब जो चीज आपको समझना है वो ये समझना है, देखिए ध्यान से, एक होता है रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं। रेडबर्ग फॉर्मूला ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला, ये समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्यों ऑन किया? ये क्या बोले? देखो ये होता है 1/λ, 1 वेवलेंथ। मैं समझा रहा हूं, देखो 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, पता है ना। अब ये फॉर्मूला क्या है, चुप हो जाओ प्लीज, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कभी भी। देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, यहां से यहां, समझा रहा हूं, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स बनाए हैं मैंने, ऑर्बिट सर्कुलर है, सर्कुलर, वो पूरा बना नहीं रहा हूं पर समझ जाना, ये ऑर्बिट्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा। कैसे समझा रहा हूं, देखो अच्छे से समझा रहा हूं, देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, और किसी ने बोला कि पहले ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन गया है। अगर इलेक्ट्रॉन गया है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन गया है तो पक्का ऐसा हुआ होगा। क्या हुआ होगा सोचो। वैसे ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा काम आएगा इस वाले केस में। देखो कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तीसरे ऑर्बिट में है, सुनो कोई इलेक्ट्रॉन है तीसरे ऑर्बिट में, कहां पर है, तीसरे ऑर्बिट में, और तीसरे से वो पहले पे आ गया। तो जब भी कोई हाई लेवल से लो लेवल पे आएगा तो एनर्जी छोड़ता हुआ आएगा, और हर एनर्जी की वेवलेंथ होती है। तो यहां से आप एनर्जी की वेवलेंथ निकाल लोगे, यानी यहां से आप वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन निकाल लोगे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको सिंपल 109677 है, n1 की वैल्यू पता होना चाहिए, n2 की वैल्यू आपको यहां पे वैल्यूज तो पता ही होगा, नहीं पता होगा? अरे ये मान लो ये थर्ड है, ये क्या है, फर्स्ट, तो एक जगह पे 3 पुट करो, एक जगह पर 1 पुट करो, और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। मान लो हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन निकाल लोगे आप, 1/λ निकलेगा, बाद में आप लैम्डा बना दोगे इसको। अच्छा अगर वेवलेंथ निकल गया तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। कैसे? आप जानते हो C अपॉन में वेवलेंथ क्या होता है, बताओ, फ्रीक्वेंसी। जो वेवलेंथ निकालोगे उसको C से डिवाइड कर देना, C की वैल्यू पता है 3×10⁸, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला से। अच्छा अब यहां पर ना एक इसके बारे में बता दूं मैं आपको, सीरीज के बारे में, सीरीज के बारे में, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम करके नाम होता है, पर आपको इतना स्पेक्ट्रम लिख देता हूं, चलो स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम लिख देता हूं, स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा के बारे में बता दो, स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एक सीरीज कहलाती है, सीरीज क्या, देखो सुनो, एक होता है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, लाइमन, बाल्मर, पाशन, बास्केट, ब्रैकेट एंड पी फंड। क्या था? दिख नहीं रहा था, वो ब्लैक से था ना लिखा हुआ, व्हाइट से लिख दिया आपने। अब देखो ये सीरीज क्या होती है, समझा रहा हूं, देखो यहां पर फिक्स है, देखो ये n1 और ये n2, समझना, n1 n2। पहला क्या होता है पता है किसी को?
लास्ट के तीनों तो आपके वो है, लास्ट के तीनों इंफ्रारेड होते हैं, बता रहा हूं इंफ्रारेड, ये तीनों इंफ्रारेड होते हैं तीनों। पास्चन सीरीज, ब्रैकेट, पी फेंट, सारे क्या होते हैं? इंफ्रारेड। ये होता है आपका अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। और ये होता है विजिबल। विजिबल मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन। समझा रहा हूं, समझ जाओगे, वेट करो। देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन, महंगा पड़ गया यार, इसको इधर रखना था मुझे। सुनो ध्यान से, कभी भी इलेक्ट्रॉन 1 पर आए, 2 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, 5 पे आए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहां पर आए बताओ? 1 पे आए। चाहे, समझाने का क्या मतलब है, देखो, मान लो मैंने कहा ये मेरा न्यूक्लियस है, प्लस मतलब न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट्स है, और मेरा इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन इस वाले से फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड से भी फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड से भी फर्स्ट पे आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी दुनिया जहान में कहीं से भी फर्स्ट पर आए तो एनर्जी छोड़ेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या? एनर्जी छोड़ना। तो जो एनर्जी होगी किसमें लाई करेगी? अल्ट्रावायलेट में। किसमें? अल्ट्रावायलेट में। यूवी समझते हैं, यूवी रेडिएशन, और उसका नाम होगा लाइमन सीरीज। क्या नाम होगा? वैसे इलेक्ट्रॉन कभी भी 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी अगर 2 पर आ जाए, कहां पर आए? इस बार इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आ रहा है, कहीं से भी दूसरे पे, तो बाल्मर सीरीज होगा और विजिबल होगा। क्या होगा? रेड, ब्लू, ग्रीन। वैसे अगर 4, 5 से कहीं से भी 3 पे आए, 5, 6 से कहीं पर आए, 7, 8 से कहीं पर 5 पर आए, तो जब 3 पे आएगा तो पास्चन सीरीज, 4 पे आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, और 5 पे आएगा तो पी फंड सीरीज। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। और फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए या फिर नीचे से ऊपर जाए तो रेडबर्ग फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहां से वेवलेंथ भी निकल सकता है और फ्रीक्वेंसी भी निकल सकता है। फिर दोस्तों, जब इस चैप्टर में हम ये सब बातें पढ़ लेते हैं, क्या देख रहे हो टाइम? क्या बात, ज्यादा हो गया क्या? दर्द नहीं होना चाहिए किसी को। हो रहा है समय? दर्द हो रहा है? हो रहा है? नहीं हो रहा है इसको, ये भी अच्छी बात है। फंस तो दोनों में ही रहे हो आप। दर्द हो रहा है तब भी फंस रहे हो बातों से, और नहीं हो रहा है तब भी फंस रहे हो बातों से। सोचना कभी इसको ठीक से। चलो फॉर्मूला पूछ लो, दर्द हो जाएगा। रिडबर्ग फॉर्म कौन पूछ रहा है? थोड़ा सा पैर में तो हो रहा है, खड़ा होना बहुत देर से। बेटा मेरे से पंगा नहीं, पहले ही समझा रहा हूं मैं, मेरा पेशेंस लो है ना थोड़ा। ये कह रहा है। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत पढ़ लिया, रिवीजन कर लो। एक दिन में इतना बड़ा चैप्टर हो सकता है क्या? अब तो वही रह गया ना। चलो अब सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के दिखाओ। ये पूछूंगा, वाइवा होगा, वाइवा रात को 8 बजे, न्यूमेरिकल क्लास, वर्क एनर्जी एंड पावर। जिसको भी आना है आ सकता है, मतलब इनको बोलना ऑनलाइन में। आप भी आओ, क्या दिक्कत है? 8 तो आपके लिए भी बजेंगे। क्या नहीं, मन बन गया कि रख लेंगे यार। अशरफ कौन है? अच्छा, कोई तो है। बेटा न्यूमेरिकल क्लास 8 बजे। यस यस पार्थ। हेलो, हाँ
कर लेंगे। मैं समझा नहीं, मैं अपनी मोबाइल से अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा ना। हम्म। 9:30 कर लेते हैं। नहीं ओबीएस वाला नहीं, वैसे ही कर लेंगे, मैं अपने अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा ना, फोन से बेस्ट रहेगा। ठीक है। कल लिख लिया सारे फॉर्मूले बेटे, सारे फॉर्मूले। अरे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बुक टू भी स्टार्ट कर दूं, कितना कुछ करवाओगे दोस्तों। सिलेबस खत्म हो जाएगा 5-6 तारीख तक। लव यू ऑल, टेक केयर। बाय, टेक केयर।